So this is lecture number 3rd of electrochemistry, and in this part we are going to study in detail about galvanic cell. So we will study about galvanic cell. We will study about galvanic cell and how galvanic cell functions. We will also study about the mechanism that is actually happening inside galvanic cell, right? So let's start this lecture. सबसे पहले एक छोटा सा टर्म समझिए, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड ऑल्सो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमने ऐसा एरो लगाया है। तो इसी प्रोसेस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है एंड केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये जिस जगह पे होता है उसको बुलाते हैं सेल। तो सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए। तो जिस सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, अब या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तब एक सेल में हो रहा होगा, एक सेल में हो रहा होगा। किसी दूसरे सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो प्रोसेस के बेसिस पे हम अलग अलग सेल की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से सेल की बात करते हैं। तो देखिए, सेल दो तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो जिस सेल में होता है उसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को गैल्वेनिक सेल बुलाते हैं। इसका एक एग्जांपल है डेनियल सेल। तो एक्चुअली में डेनियल सेल में क्या हो रहा होगा? डेनियल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। डन। और ये जो डेनियल सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कारण होता है। एक बार आप डेनियल सेल में जितने भी कॉम्पोजिशन है उसको अरेंज करके रख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस होता रहेगा। तो यानी कि गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसेस हो रहा होगा वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली होगा। अगर किसी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जिस सेल में होगा उस सेल को बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। सो बेसिकली इस पार्ट में हम गैल्वेनिक सेल को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम है। इसका एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो हम बात करते हैं कि डेनियल सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है, डेनियल सेल में कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके कारण से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो लेट्स सी दैट। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में भी दो तरीके का गैल्वेनिक सेल होता है, एक तो रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल और एक इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। देखिए, जो भी फॉर्मूला हम इस चैप्टर में डिजाइन करेंगे वो सारा फॉर्मूला रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल पे एप्लीकेबल होगा, और इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल पे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जितना भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, these all will be applicable on reversible galvanic cell. So all formula of thermodynamic term only applicable in reversible galvanic cell. Thermodynamic relation is not applicable in irreversible galvanic cell. तो हम पढ़ेंगे galvanic cell, उसमें से भी हम डेनियल सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है। देखिए, गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट लेते हैं, एक ये कंपार्टमेंट, एक ये कंपार्टमेंट। ये जो पहला जो कंपार्टमेंट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, बस मुझे फॉलो करिएगा, है ना। जैसे जैसे मैं बोलूं उसको सुनते रहिए। और दूसरे कंपार्टमेंट में हम CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ZnSO4 के सॉल्यूशन में हम एक रॉड डिप करते हैं, उसको बुलाते हैं जिंक रॉड।
और CuSO4 के सॉल्यूशन में एक रॉड डिप करते हैं, उसको बुलाते हैं कॉपर रॉड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। ZnSO4 जो है वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Zn2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली CuSO4 भी Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब इस सॉल्यूशन में जो ये आयंस है ये क्या करेगा, इस रॉड से टकराएगा। अब इस रॉड से जैसे ही टकराएगा तो ये जो जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड, मान लीजिए ये जिंक रॉड है, तो ये जिंक रॉड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने रॉड के अंदर ही रख लेगा और जिंक आयन बाहर निकाल देगा सॉल्यूशन में। तो जिंक रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, और जिंक आयन सॉल्यूशन में बाहर निकाल देगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, पहले देखिए ZnSO4 सॉल्यूशन में जब रॉड नहीं था तो Zn2 प्लस भी था, SO4 2 नेगेटिव भी था, लेकिन जैसे ही रॉड डाले तो ये आयंस रॉड से टकराएगा। अब ये जो जिंक रॉड है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख लेगा और Zn2 प्लस आयन सॉल्यूशन में डाल देगा। तो क्या आप बोल सकते हैं पहले भी Zn2 प्लस आयन था सॉल्यूशन में, अब और Zn2 प्लस आयन हो गया, यानी Zn2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और रिलेटिवली SO4 2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। और ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये रॉड कर क्या रहा है, ये रॉड क्या कर रहा है, Zn से Zn2 प्लस बना रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में रख रहा है, Zn2 प्लस बाहर कर रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बुलाते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उस रॉड को हम एनोड रॉड बुलाएंगे। समझ में आया? अच्छा, सिंस इस रॉड में इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है Zn2 प्लस बाहर निकलने से, सो इस रॉड पे नेट नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि एनोड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। याद रखिएगा हर एक पॉइंट। अच्छा, अब इस कंपार्टमेंट में आइए। इस कंपार्टमेंट में भी क्या होगा, ये जो आयंस थे सॉल्यूशन में ये भी रॉड से टकराएगा, और ये जो कॉपर रॉड है, अब ये कॉपर रॉड क्या करेगा, ये कॉपर रॉड क्या करेगा, ये कॉपर रॉड 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में फेंकेगा और अपने अंदर कॉपर आयन एक्यूमुलेट करेगा। अपने अंदर क्या एक्यूमुलेट करेगा, कॉपर आयन एक्यूमुलेट करेगा। जिंक रॉड क्या कर रहा था, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर रहा था, Zn2 प्लस सॉल्यूशन में भेज रहा था। कॉपर आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में भेज रहा है, अपने अंदर कॉपर आयन एक्यूमुलेट कर रहा है, पॉजिटिव आयन। तो ऐसे ही कॉपर आयन एक्यूमुलेट करके जो कॉपर रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो Cu2 प्लस आयन है, ये Cu2 प्लस आयन इस इलेक्ट्रॉन को खाएगा और कॉपर सॉलिड बनेगा, जो कि यहाँ एक्यूमुलेट होगा, या तो सरफेस पे या इस रॉड के कॉर्नर पे ऐसे एक्यूमुलेट होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है तो उसको रिडक्शन बुलाते हैं, और जहां पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बुलाते हैं। तो प्रोसेस समझ में आया? अच्छा, सिंस कॉपर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसीलिए कैथोड का जो साइन होता है पॉजिटिव और एनोड का साइन नेगेटिव पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या होगा। जैसे ही कॉपर रॉड पॉजिटिव हुआ, एनोड पे इलेक्ट्रॉन भरा था, तो ये एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इस आउटर सर्किट में इस वायर के थ्रू जाएगा और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करेगा। तो देखिए जो केमिकल एनर्जी था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये था डेनियल सेल एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक और पॉइंट सुनिए, इस कंपार्टमेंट में ये दोनों था, Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, पर Cu2 प्लस देखिए कंज्यूम हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन और सॉल्यूशन में जा रहा है, और सल्फेट पहले से नेगेटिव चार्ज के साथ था। यानी कि इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इस कंपार्टमेंट में मैंने आपको बताया था
Zn2+ भी सॉल्यूशन में आ रहा है और पहले से Zn2+ था, यानी इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो एक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव पोटेंशियल, एक कंपार्टमेंट में नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे बेसिकली जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। क्या होता है? जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है और इसी को बचाने के लिए इस नेगेटिव आयन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सेल खराब हो जाएगा। तो इस नेगेटिव आयन को कम करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव आयन को कम करना पड़ेगा, इसलिए हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक उल्टा हम यू शेप का ट्यूब रख देते हैं इसमें, और इस ट्यूब में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट में टूटेगा। इधर नेगेटिव पार्ट को कम करना है तो ये पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, और इधर पॉजिटिव पार्ट कम करना है तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा। देखिए, तो सॉल्ट ब्रिज का ये फंक्शन होता है। तो ये था वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। सो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा रहा है, तो देखिए एनोड पे नेगेटिव डेवलप हो रहा था, तो यही एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा रहा है? इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है। सो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कहां से कहां तक? एनोड टू कैथोड। इनर सर्किट यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा था? कैथोड टू एनोड। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि रॉड से Zn2+ आयन निकल रहा था, तभी तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा था, इसलिए तो एनोड नेगेटिव बन रहा था। और कॉपर Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, तो Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो कि एनोड पे एक्यूमुलेट होगा, इसलिए एनोड का नेगेटिव चार्ज। और रिडक्शन में क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में भेजेगा, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो कैथोड पे पॉजिटिव साइन। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, पहले तो इन दोनों को कनेक्ट करता है। होता क्या है सॉल्ट ब्रिज? एक यू टाइप का ट्यूब होता है विच कनेक्ट्स बोथ कंपार्टमेंट। ये क्या करता है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है, और हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता था। और सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव आयन इधर उधर सेपरेट होता है। ठीक है, समझ में आया? और क्या करता है? इट मिनिमाइजेस या स्टॉप डिफ्यूजन प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमने बोला था कि सॉल्ट ब्रिज जो आयंस का डिफ्यूजन उसको रोकता है। तो कैसे रोकता है? सुनिए। देखिए, यहां पे इस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जा रहा था और पहले से सल्फेट आयन था, क्योंकि Cu+ कंज्यूम हो रहा था। तो इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, जिसके कारण से जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था। तो इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है तो यहां पॉजिटिव लाना पड़ेगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज ऐसा भी तो कर सकता था कि ये जो जिंक रॉड था जो Zn2+ सॉल्यूशन में फेंक रहा था, ये Zn2+ चला जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बजाय। तो Zn2+ को नहीं बेच सकते, ये नहीं डिफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में यहां पे हम कॉटन नाम का एक कॉटन डालते हैं, और कॉटन डालते हैं तो बड़े बड़े आयन से डिफ्यूज नहीं होता है। तो इसलिए हमने बोला था कि सॉल्ट ब्रिज डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकता है। अच्छा, इस सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। इस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज में आने के लिए। पहला क्राइटेरिया सुनिए, ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया। तो ये सारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं, यही इसमें डाला जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो इस सॉल्ट ब्रिज में ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें भी आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ये आयंस जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इनके केमिकल रिएक्शन में।
ये होना चाहिए, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इसका ये क्राइटेरिया होता है। और सुनिए, जो इसमें से कैटाइन मिलेगा और जो एनाइन मिलेगा उसका आयोनिक मोबिलिटी इक्वल होना चाहिए, तभी तो इधर से इधर सेम टाइम पे जाए, ताकि लिक्विड लिक्विड जो जंक्शन पोटेंशियल है उसको खत्म कर सके। तो इन पॉइंट को लिख लेते हैं। और साथ साथ यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में जेली भी बढ़ते हैं, अगर नाम का सॉल्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन सॉल्ट फ्रीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए KCl KNO3 NH4NO3। आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन और सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस आर इक्वल, इसका क्या मतलब है, केटाइन का स्पीड एनाइन का स्पीड बराबर होना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ अगर नाम का जेली सब्सटेंस भी डालते हैं जो कि सेमी सॉलिड पेस्ट होता है। सो डेनियल सेल के कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज को पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को पढ़ा। अब हम इस रॉड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस रॉड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इलेक्ट्रोड जिसको बुलाते हैं, इस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये इलेक्ट्रोड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको नॉर्मल इलेक्ट्रोड बुलाएंगे, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे तो उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बुलाएंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को भी लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होता है। इफ इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल रॉड और वायर पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, इसको नॉर्मल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड बुलाएंगे। इफ इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, ओनली ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड आउटर सर्किट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के काम में आता है, तो इसको बुलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लेटिनम वायर और ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रोड को और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रोड होता क्या है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड। तो ये देखिए, एक कंपार्टमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, इस कंपार्टमेंट में ये जो रॉड है इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटालिक बेसिकली कंडक्टर होता है। ये इलेक्ट्रोड कंडक्टर होता है। ये क्या करता है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसको हम बेसिकली इनर सर्किट बुलाते हैं, और जो बाहर आपने वायर लगाया है जिसको आउटर सर्किट बुलाते हैं, तो आउटर सर्किट और इनर सर्किट को कनेक्ट करता है ये कंडक्टर डिवाइस, इसी को बुलाते हैं इलेक्ट्रोड। अब ये कंडक्टिंग डिवाइस है, तो कंडक्टिंग डिवाइस या तो वायर हो सकता है या रॉड हो सकता है या कोई सा भी लेयर हो सकता है। इसका काम ही क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि इनर सर्किट को आउटर सर्किट से कनेक्ट करना। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, इनर सर्किट को आउटर सर्किट से कनेक्ट करना है, चार्ज का माइग्रेशन करना है। इनर सर्किट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, आउटर सर्किट है वायर। सो इट इज ए कंडक्टर डिवाइस विच कनेक्ट इनर सर्किट जो कि इलेक्ट्रोलाइट है एंड आउटर सर्किट वायर। बना किससे होता है, वायर से या रॉड से या लेयर से। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रोड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब मान लीजिए क्या है टाइप्स, मान लीजिए आपके पास ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ZnSO4 है। अगर क्या हो कि ZnSO4 में आपको पता है Zn2+ होता है आयन, तो इसी आयन का आप रॉड ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप जिंक रॉड ले लीजिए। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है बना किससे, जिंक से, मैच कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Zn2+ आयन से। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बुलाते हैं मेटल आयन हाफ सेल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, लेकिन क्या हो कि आप क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को किसी प्रेशर पे पास कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस आपको पता है H+ देगा। अगर इस H+ से मिलता जुलता इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे H+ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे HCl H2SO4, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बुलाते हैं गैस आयन हाफ सेल। और इसमें गैस आयन हाफ सेल में हम प्लेटिनम वायर यूज करते हैं जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल आयन हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, मेटल का रॉड होता है और मेटल आयन का इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे Zn2+ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में,
तो आप जेडन रॉड यूज करिएगा। Cu2+ है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो आप कॉपर रॉड यूज करिएगा। अगर निकल है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो आप निकल रॉड यूज करिएगा। तो ऐसे हाफ सेल को हम मेटल मेटल आयन हाफ सेल या मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बुलाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जो मेटल रॉड होगा वो या तो इसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हाफ सेल रिएक्शन है। जैसे अगर कैथोड की बात करते हैं तो आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो मेटल मान लीजिए N+ पॉजिटिव चार्ज था तो N इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक्वस से सॉलिड में गया, तो इसको बुलाते हैं कैथोड हाफ सेल। रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर फेज चेंज हो रहा है, जैसे एक्वस से सॉलिड में गया तो फेज चेंज को हम इस लाइन से डिनोट करते हैं। तो फेज चेंज रिप्रेजेंट करता है इस लाइन से। हमेशा हम लेफ्ट से राइट रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी याद रखिएगा। और अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तो हम कोमा लगाएंगे। जैसे लेफ्ट से राइट जाइए, Mn+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, M सॉलिड में। फेज चेंज हो रहा है, ये लाइन से यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मेटल सॉलिड Mn+ में प्लस में साथ में N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सॉलिड से लिक्विड एक्वस गया तो फेज चेंज हो गया। हमेशा लेफ्ट से राइट लिखेंगे तो M सॉलिड, फेज चेंज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Mn+ में गया एक्वस में, अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वो भी लिख लेंगे। तो ये एनोड हाफ सेल है। ठीक है, जैसे इन सब क्वेश्चन में पहचानिए कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो Zn 0 से Zn+2 में गया तो फेज चेंज सब में हो रहा है, इसलिए इस लाइन से डिनोट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ देखिए रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। यहाँ ऑक्सीडेशन एनोड है, ऑक्सीडेशन एनोड है, ऑक्सीडेशन एनोड है। यहाँ रिडक्शन हो रहा है +4 से 0 में तो ये कैथोड है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस गैस आयन हाफ सेल। इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें एक ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब से हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, या कोई सा भी गैस हो सकता है। जिस गैस को पास करवाते हैं उसका आयन सेम होना चाहिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पास करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस, तो इलेक्ट्रोलाइट में भी H+ होना चाहिए। जैसे कि HCl H2SO4 यूज करेंगे तब गैस गैस आयन हाफ सेल बनेगा। मान लीजिए आप क्लोरीन गैस पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी क्लोराइड आयन वाला हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। जैसे KCl और NaCl यूज करेंगे, इसमें देखिए क्लोराइड आयन। जैसे ऑक्सीजन गैस पास करवाते हैं तो यहाँ पर भी हमें OH नेगेटिव वाला चाहिए, तो यहाँ NaOH KOH यूज करेंगे। मान लीजिए आप ब्रोमीन गैस पास करवा रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में KBr या NaBr यूज करेंगे, तब गैस गैस आयन हाफ सेल होगा। तो गैस पास थ्रू इट्स ओन आयन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि गैस प्लस गैस आयन का इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो गैस आयन हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ में अब देखिए जैसे ही आपने ये यूज किया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, या तो प्लेटिनम वायर यूज करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, इस इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आया और यहाँ पे H+ था तो ये दोनों क्या करता है, इस प्लेटिनम वायर में यहाँ पे एक प्लेट होता है उससे टकराता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेटिनम वायर के थ्रू बाहर सर्किट में चला जाता है। तो ये इसका काम है। ये इनर्ट इसलिए है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये इन दोनों के टकराने से इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पास कर रहा है आउटर सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस जो आप ले रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसको ऑक्सीडेशन बुलाते हैं, इसको एनोड हाफ सेल बुलाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ये फिर प्लेटिनम वायर गेन करके आउटर सर्किट में ले जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फेज जो है वो चेंज होगा तो H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है H+ एक्वस में। यहाँ पे प्रेशर लिख लेंगे क्योंकि H2 का प्रेशर होता है। और याद रखिएगा इससे पहले हमेशा हम जिधर H2 गैस है उधर हम प्लेटिनम लगाएंगे कोमा के साथ में। या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि 2H+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस निकाले और रिडक्शन हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इसको कैथोड हाफ सेल बुलाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, H+ एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में।
और जिधर H2 गैस है उधर हम प्लेटिनम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, प्रेशर लिख दिया है तो प्रेशर यूज करेंगे। और फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आया होगा, ये प्लेटिनम वायर से ये गेन किया होगा, तभी कैथोड बना है। ठीक है, तो गैस और गैस का आयन हाफ सेल रिएक्शन बनाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एनोड पे, एनोड पे देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, H2 गैस कन्वर्ट होगा H+ एक्वस में, इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फेज चेंज हुआ, और जिधर H2 गैस है उधर प्लेटिनम यूज करेंगे। कैथोड का रिप्रेजेंटेशन H+ एक्वस कन्वर्ट होगा H2 गैस में, जिधर H2 गैस उधर प्लेटिनम यूज करेंगे। अगर कुछ दिया है तो उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे।